नमस्ते। आज 13 जून है 2020। कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि साहब WHO का बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर कह रहा है कि जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं कोविड के, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो वो बीमारी नहीं फैला सकते हैं। तो मुझे जवाब देना पड़ा कि देखो, डब्ल्यू एच ओ ने तो ये ज़रूर कहा था, मगर उन्होंने ही कुछ घंटों बाद इस बात को वापस ले ली, क्योंकि इस बात में कोई ताकत थी ही नहीं। और WHO से कुछ ज़्यादा उम्मीद करना समझदारी नहीं है, क्योंकि कभी तो वो कहती है कि मास्क मत पहनो और फिर कहती है मास्क पहनो, कभी कहती है कि एंटीबॉडीज़ बनते नहीं हैं और फिर कहती है कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो इस सिलसिले में भी हमें अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। जो डेटा है वो यही कहता है कि कई लोग बीमार नहीं होते, यानी कि उनको सिम्टम्स नहीं होते, मगर अंदर वायरस चलता रहता है। और ये तकरीबन 40 से 50%, कई जगह तो ये भी देखा गया है कि 60% लोगों को कोई तकलीफ होती ही नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाल ही में एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहते हैं, निमिट्स क्लास का, ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेरे ख्याल में सिर्फ 10 ही हैं और 10 के 10 अमेरिका के पास है। एक जहाज़ में कम से कम 75 से 80 जेट्स उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। और जो इंजन होता है वो परमाणु होता है, वो न्यूक्लियर होता है। तो ऐसा एक जहाज़ जिसका नाम थियोडोर रूजवेल्ट था, उसमें देखा गया मेरा ख्याल 23 या 24 मार्च को कि 4 जवानों को, 4 सेलर्स को कोविड-19 हो गया। तो जहाज़ फ़ौरन निकला और गुआम की तरफ गया और वहाँ डॉक कर गया। और देखा गया कि बाद में कि 1100 जवानों को, 1100 नेवी के सेलर्स को, US नेवी के कोविड-19 हो गया। पूरे जो वहाँ पर क्रू था, पूरा जो पर्सनल था, वो 4800 का था। तो इसका मतलब 25% लोग वहाँ पर इन्फेक्ट हो गए। अब जो ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से 60% को कोई सिम्टम्स ही नहीं हुए। यह बहुत ज़रूरी बात है। तो वही बात आती है कि लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई हरारत नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, फिर भी वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते गए, जबकि 1100 लोग इन्फेक्ट हो गए। और दूसरी बात जो उभर के आई वो ये थी, जब उन्होंने एंटीबॉडीज़ टेस्ट करी तो 60% लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जो बी सेल बनाती है, IgG और IgM। इस समय मैं टी सेल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बी सेल्स की एंटीबॉडीज़ 60% लोगों में, 7% सेलर्स में, US नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मिली। तो अगर कोई कहता है कि एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है और अगर बनती है तो सिर्फ 1-2% में बनती है, वो बात सरासर गलत है। हमारे पास पूरा एक डेटा है, पूरा एक एविडेंस है हमारे आंखों के सामने कि 1100 लोगों को, 25% लोगों को, ऑलमोस्ट 4,500 सेलर्स के लोगों को तकलीफ हुई, कोविड-19 हुआ। और इनमें से 60% लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई और 60% लोगों को एंटीबॉडीज़ उनके अंदर पाई गई। एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने लोगों में से 1100 लोगों में से सिर्फ एक आदमी मरा, सिर्फ एक सेलर मरा, जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा थी। उसके डिटेल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, मगर इतनी खबर ज़रूर आई कि वो आदमी, वो इंसान देहांत पाया गया, वो मरा पाया गया और CPR के बावजूद उसको बचा नहीं पाए। तो हमारे पास अब फैक्ट्स है कि 1100 लोग इन्फेक्टेड हैं, 1100 में से सिर्फ एक गुजरता है, सिर्फ एक की देहांत होती है, सिर्फ एक की मौत होती है। तो इसका मतलब जो केस फेटालिटी रेट है वो सिर्फ 0.1% से भी नीचे है, 0.08 या 0.09% बनता है, मतलब 0.008% बनता है, जो बहुत कम है। और यही बात मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि सारी दुनिया से, आप जापान से लेइएगा, आप
आइसलैंड से लीजिएगा, अब अमेरिका से लीजिएगा, आप जर्मनी से डेटा लीजिएगा, जब डेटा आता है, जब नतीजा आता है, तो वो यही दिखता है कि फ्लू के आसपास ही इसका भी केस फर्टेलिटी रेट है। एक बड़ी ज़रूरी बात है कि 1100 अमेरिकन सेलर्स में से सिर्फ एक मरता है। सिर्फ एक क्यों मरता है? तो वही बात आती है कि ये लोग जवान थे, इन लोगों में बीमारी नहीं थी, ये लोग युवा थे, ये सब होंगे 20 से 30 साल की उम्र में या 20 से 35 साल की उम्र के अंदर होंगे, बीच में होंगे। तो यही चीज़ हमारे मुल्क में भी है कि हमारे मुल्क में भी रोज़ नए केस मिलेंगे। नए केस 8,000 हो सकते हैं, 9,000 हो सकते हैं, 11,000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं, 15,000 हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर इनकी उम्र कम होगी, तो इनमें से गुजरेंगे बड़े कम। खैर, ये तो शौक की बात है, ये तो अफसोस की बात है कि कुछ लोग गुजरते हैं, मगर जो हकीकत है कि लोग मरते बहुत कम हैं। और यही चीज़ इस एयरक्राफ्ट कैरियर से, जिसको कहते हैं थियोडोर रूजवेल्ट, से हमें डेटा मिलता है। और थियोडोर रूजवेल्ट की खास बात ये थी कि जब मालूम हुआ कि लोग इन्फेक्टेड थे, तो सारों को बाहर निकाल दिया एयरक्राफ्ट कैरियर से, सिर्फ 400 छोड़े, क्योंकि उनको वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाना था। तो ये तो बात रही थियोडोर रूजवेल्ट की, और ये तो बात रही एंटीबॉडीज़ की इस एयरशिप, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। जो दूसरी बात है, हाल ही में कल परसों ही डेटा छपा है, जो प्री प्रिंट है ऑफ कोर्स, और ये छपा है स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ पर रिसर्चर्स ने, यहाँ पर जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि जो एंटीबॉडीज़ जो बनती है हमारे शरीर में, वो सिर्फ हमारे खून में नहीं पाई जाती, वो हमारे नाक और गले में भी मिल सकती है। जो इन्होंने ख़ास बात दोहराई है वो ये है कि जब बड़ा सिवियर, जब बड़ा सख्ती से इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबॉडीज़ एकदम से बनती हैं, और ये IgG और IgA इन लोगों ने पकड़ी है। जब इन्फेक्शन कम प्रभाव से पड़ता है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, तो फिर ये एंटीबॉडीज़ थोड़ी कम बनती हैं। मगर ये नहीं देखती कि मरीज़ की एज क्या है, उम्र क्या है, मरीज़ का सेक्स क्या है, ये नहीं देखती। मगर जो ताज्जुब की बात है, जो मैंने अभी आपको बताया है, जो अच्छी बात है, वो ये है कि बच्चों को और जिन लोगों की उम्र कम होती है, उनके एंटीबॉडीज़ जो उनके अंदर बनती है, वो उनके नाक में होती है, उनके म्यूकस, नाक के म्यूकस में होती है और गले में होती है। तो तभी शायद उन लोगों को, बच्चों को और यंग लोगों को इतना इन्फेक्शन होता नहीं है, और होता है तो उनको महसूस नहीं होता है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये स्टडी स्विट्ज़रलैंड से छपी है। अब तो हमने बात कर ली है कि एंटीबॉडीज़ किस हद तक बन सकती हैं। खून के अलावा म्यूकस, मतलब नाक के म्यूकस में भी और गले के म्यूकस में भी मिल सकती है। तो सिर्फ ब्लड ही नहीं देखना होता, सिर्फ खून में ही नहीं चेक करना होता है। आपको अगर एंटीबॉडीज़ चेक करनी है तो आपको गले और नाक से भी चेक कर सकते हैं। अब हम निकलते हैं कि इसका इलाज क्या करना है। देखिए, आप कुछ हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए, तो मैं पहले जिक्र करूंगा एक दवाई का, जो मैंने पहले अंग्रेज़ी में भी जिक्र किया है। उसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की खासियत ये है कि इंटरफेरॉन हम कुदरती भी बनाते हैं, हमारे जिस्म में बनता है। और इंटरफेरॉन का काम ये होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, कोई कीटाणु आता है, वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, तो वो फ़ौरन, वो पहला काउंटर अटैक होता है, वो पहला हमारा लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो इंटरफेरॉन हमारा कुदरती भी पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटरफेरॉन भी बना दिया है, और वो दवा भी बना दी है। ये दवा एक्चुअली होती है यूज़, एक बीमारी होती है न्यूरोलॉजिकल, जिसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मगर हांगकांग के रिसर्चर्स ने एक बहुत बढ़िया पेपर छापा है, जो डबल ब्लाइंड है, रैंडमाइज्ड है। इसका मतलब जो डॉक्टर दवाई दे रहा है उसको भी नहीं पता क्या दे रहा है, और जो मरीज़ ले रहा है दवाई उसको भी नहीं पता। तो इसमें बायस, हम जो कहते हैं बायस हो, वो बिल्कुल ही निकल जाता है। किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है किसी पे। तो ये हम कहते हैं बिल्कुल ही साइंस जो है बिल्कुल पवित्र है, बड़ी प्योर साइंस है हमारे लिए। तो ये पेपर हांगकांग वालों ने छापा था लैंसेट में। अब लैंसेट आप जानते ही बहुत ही बड़ा जर्नल है, बहुत ही बड़ा जर्नल है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर मैंने पहले भी बताया है कि 60 है, जो बहुत हाई है। इसके ऊपर सिर्फ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का इम्पैक्ट फैक्टर है जो 70 है। तो ये जो डेटा है इंटरफेरॉन पे, जो हांगकांग के डॉक्टरों ने, रिसर्चर्स ने छापा है, वो ये कहता है, इन लोगों ने मरीज पकड़े, इन लोगों ने ये बताया कि कोविड-19 इन्फ्लुएंजा की तरह, फ्लू की तरह, इसमें जो वायरस जो आता है एकदम से आता है, बाद में नहीं आता,
जिस दिन आप बीमार होते हैं उसी दिन आपके अंदर वायरस सबसे ज़्यादा होता है और बड़ी जल्दी से वायरस बॉडी में से निकलता है। ऐसा दूसरी बीमारी जो है सार्स और मर्स में नहीं देखा जाता। सार्स और मर्स में वायरस जो है वो आता है बाद में, हफ्ते 10 दिन के बाद आता है। तो ये तो एक बात होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 2 ग्रुप बनाए मरीजों के जो कन्फर्म थे कोविड-19 के, जिनमें ये मतलब इतने बीमार नहीं थे क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही वेंटिलेटर पे था और केवल 5, 6, 7 लोगों को ऑक्सीजन मिल रही थी। तो मतलब ये है कि ये मरीज जल्दी पकड़े गए। जैसी सिम्टम्स आई उन्होंने दवाइयाँ शुरू कर दी। तो 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में इन्होंने इंटरफेरॉन दिया और उसके साथ लोपिनाविर और रिटोनाविर दिया, और दूसरे ग्रुप में सिर्फ लोपिनाविर और रिटोनाविर दिया, कोई भी प्लेसिबो ग्रुप नहीं था। तो देखा गया कि जिस ग्रुप में इंटरफेरॉन दिया गया था उसमें बीमारी बहुत जल्दी पहले उतर गई, सिर्फ 4 दिन में। और जिस ग्रुप में इंटरफेरॉन नहीं दिया उनकी बीमारी निकली 8 या 9 दिन के बाद। और दूसरी बात यह थी कि वायरस शरीर में, कोविड-19 का वायरस जिसको कहते हैं सार्स कोरोना वायरस 2, ये जिनको इंटरफेरॉन दिया गया था उनके अंदर सिर्फ 7 दिन रही और जिनको नहीं दिया था उनके अंदर वायरस रहा 11-12 दिन के लिए। तो कंक्लूजन ये रहा कि जो ये उनका ही लफ्ज़ है, बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है इलाज की, वो ये है कि इंटरफेरॉन दिया जाए जो जाके सीधा वायरस पर हमला करे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर इंटरफेरॉन दिया जाए तो वो बड़ी जल्दी दिया जाए, वो 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल नहीं देना, वो 1 हफ्ते के पहले देना है। आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन में देना है। बेशक आप 1 इंजेक्शन दें और अगर हो सके तो 2 इंजेक्शन दें। तो 1 इंजेक्शन 80 लाख यूनिट्स का होता है और वो भी दे सकते हैं आप सबक्यूटेनियसली। तो एक आप 1 दिन देंगे और एक तीसरे दिन को देंगे, 1 दिन छोड़ के देंगे, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट डे पे। तो ये तो रहा इनका कंक्लूजन। दूसरी दवाई जो है, खैर दूसरी दवाई के बारे में बात करने से पहले जो मुझे समझ है वो ये है कि अभी तक मेरे ख्याल में जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरी नॉलेज है, आईसीएमआर ने आज तक इंटरफेरॉन की बात ही नहीं करी। जबकि आज तक सिर्फ 2 रैंडमाइज स्टडीज हुई हैं दवाइयों पर। एक हुई थी इंटरफेरॉन पर और एक हुई है रेमडेसिविर पर। सिर्फ 2 हुई है और फिर भी आईसीएमआर ने एक बार भी नहीं बताया कि इंटरफेरॉन की ज़रूरत पड़ सकती है, इंटरफेरॉन हम दे सकते हैं। और जबकि इंटरफेरॉन बनता है, मेरे ख्याल इंडियन कंपनीज भी इसको बना रही हैं, तो ये भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि साहब इंटरफेरॉन की बात ही नहीं करी आईसीएमआर ने आज तक। अब हम लेके चलते हैं, अगर मरीज 7 दिन के बाद अगर बीमारी चलती जाए फिर क्या होता है। अब इसमें जो दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मरीज, हम बार बार ये दोहराते जा रहे हैं कि ज़्यादातर मरीज 95%, 97% मरीज जो होते हैं वो ठीक ठाक हो जाते हैं। 80-85% को कुछ होता ही नहीं है, उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। 15% को कुछ छोटा मोटा निमोनिया होता है, वो ऑक्सीजन से ठीक हो जाते हैं। 4-5% जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। उसमें एक अजीब सा तूफान आता है इन लोगों के शरीर में, इन लोगों के जिस्म में एक तूफान आता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन का मतलब ये होता है कि शरीर इस बीमारी के विरुद्ध सेल्स बनाता है, अपना इम्यून रिस्पॉन्स पेश करता है। सारे सेल्स निकल जाते हैं, खास करके एक सेल्स कहते हैं मैक्रोफेजेस, जो बहुत बड़े सेल्स होते हैं तभी उसको मैक्रो कहते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, और मैक्रोफेजेस बनाते हैं इंटरल्यूकिन। ये एक जहरीला चीज़ होता है जो क्या करता है, हमारे ही शरीर के ऑर्गन्स को हमला करता है। तभी इस बीमारी में कई लोगों के फेफड़े बैठ जाते हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये इसलिए होता है कि कुछ मरीजों में, सब में नहीं होता है, ये सिर्फ 3-4% लोगों में होता है कि बीमारी ठीक होते होते एकदम से बिगड़ जाती है और उनके अंदर ये साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, ये तूफान आ जाता है। इसको सुनामी कहिएगा, भूचाल कहिएगा, मगर ये आ जाता है और ये बिल्कुल अटैक करता है, ये पूरा हमला करता है ऑर्गन्स को। ये फेफड़े को तो करता ही करता है, उसके अलावा गुर्दे को भी करता है, दिल को भी करता है और लिवर को भी करता है। कुछ लोगों के अंदर ब्रेन, भेजे को भी कर देता है। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ आ चुकी हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं।
जो एक दवाई है जो इंटरल्यूकिन के खिलाफ काम करती है, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर के खिलाफ काम करती है, उसका नाम है टोसिलीजुमैब। टोसिलीजुमाब ये इसका नाम है, टोसिलीजुमाब। आप इसको अगर आसानी से बोलें तो TCZ भी कह सकते हैं। अब टोसिलीजुमाब देखा गया है तो इसका भी डेटा आ चुका है। टोसिलीजुमाब देखा गया कि एक इंजेक्शन से ही, अगर एक इंजेक्शन भी दे दें आप, तो वो भी इस तूफान को रोक देता है। एक दिन के अंदर बुखार गिर जाता है। वो जो मार्कर्स होते हैं इस तूफान के, मार्कर्स होते हैं CRP, D डाइमर, LDH, फेरेटिन, चारों गिर जाते हैं। और एक और चीज़ होती है जो खास चीज़ देखी जाती है कोविड-19 में, वो जो हमारे एक वाइट सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, वो गिर जाते हैं। तो अगर आप ये देंगे TCZ, टोसिलीजुमाब को देंगे, तो लिम्फोसाइट्स भी ऊपर आ जाते हैं। तो ये डेटा छप चुका है, इटली से छप चुका है। इटली ने तकरीबन 70-80 मरीजों पर डेटा छाप दिया है। चाइनीज़ ने छाप दिया है, कम से कम 20, एक पेपर 20 के ऊपर था, एक 40-50 के ऊपर था। और चीन ने तो ये 3 महीने पहले, मैं फिर दोहराऊंगा, 3 महीने पहले मार्च 7 या 8 तारीख को टोसिलीजुमैब को अप्रूव कर दिया था। उन लोगों ने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इलाज के तौर पर। अमेरिकन ने 2.5 महीने पहले इसको अप्रूव कर दिया है रिसर्च पर्पसेस के लिए। अगर अस्पताल में मरीज दाखिल हो तो वो किसी ट्रायल में उसको हम जोड़ सकते हैं और TCZ दे सकते हैं। अब पता नहीं क्यों हमारे यहाँ अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, किसी ने बात ही नहीं करी। 3 महीने बीत गए, बीमारी चली जा रही है, रोज़ बातें होती हैं, रोज़ चर्चा होती है, रोज़ इसके बारे में टिप्पणी की जाती है, अखबारों में बात होती है, टेलीविज़न चैनल्स में बात होती है, मगर कोई इलाज की बात ही नहीं करता है। सारा ध्यान सिर्फ वैक्सीन पर जा रहा है। अब मैंने आपको 2 दवाइयाँ बता दी। टोसिलीजुमैब जो है, मैं फिर बताता हूँ कि 3 महीने पहले अप्रूव हो गया था चाइना में, इस्तेमाल भी हो रहा है। और अमेरिकन ने इसको मार्च के 26-27 तारीख को अप्रूव कर दिया था फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। अब एक और पेपर छपा है जो बहुत ही अच्छा पेपर है। यह पेपर अमेरिकन ने छापा है। इन्होंने 150 मरीज लिए हैं कोविड-19 के। जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि ये 150 मरीज जो थे कोविड-19 के, ये सारे के सारे इतने सीरियस थे, इतने गंभीर थे कि सारे के सारे वेंटिलेटर्स पर थे। वेंटिलेटर्स होने के बावजूद ये दवाई दी गई थी, और सिर्फ एक दफ़ा दी गई इन मरीजों में, उसमें भी 45% मौत कम हुई। रिडक्शन ऑफ 45% was observed in this trial from American researchers। तो मैं फिर बताऊंगा कि जो सबसे खतरनाक मरीज होते हैं, ये ट्रायल रैंडमाइज नहीं थी ऑब्जर्वेशनल, मगर इसमें 150 मरीज 2 ग्रुप में बांटे गए थे। एक ग्रुप में TCZ दिया गया था, एक ग्रुप में नहीं दिया गया था। जो बाकी दवाइयाँ होती हैं हम देते गए। 150 के 150 मरीज वेंटिलेटर्स पर चढ़े हुए थे। इसमें भी जिनको दिया गया था उनके अंदर मोर्टेलिटी 45% कम थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको टोसिलीजुमैब दिया गया था। अब शायद कल या परसों मैंने पढ़ा है कहीं पर कि ICMR ने कहा है कि हम लोग इसको एक ट्रायल स्टार्ट करेंगे, इस दवाई को स्टार्ट करेंगे। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जो दवाई 3 महीने से चल रही है दुनिया में, जिसमें इतना इंफॉर्मेशन है कि शायद ये काफ़ी कामयाब है, फिर भी ये दवाई हिंदुस्तान में नहीं चली अभी तक। अब मैंने कल क्या किया, मैंने कोशिश करी है दवाई ढूंढने के लिए। अब आप ताज्जुब करोगे, दवाई ये, इसका जो ट्रेड नेम है एक्टेमरा अवेलेबल ही नहीं है, ये है ही नहीं। मुझे सुनने में आया कि ये ग्रे मार्केट में कहिएगा या ब्लैक मार्केट में मिल रही है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को वाकई में कोविड-19 हो जाए, हर तरीके से हमें पता है, साबित है, प्रूवन केस है कोविड-19 का, तो पहले हफ्ते में फौरन इंटरफेरॉन दिया जाए, मेरे ख्याल से बहुत हद तक मरीज ठीक हो जाएंगे। अगर इक्का दुक्का मरीज नहीं ठीक होता और चलता जाता है और 12वें 13वें 14वें दिन में पहुंचता है, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें TCZ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और यकीनन तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इससे तकलीफ़ें कम होगी, मॉर्बिडिटी कम होगी और मौत भी कम होगी, कम लोगों का देहांत होगा। अब तीसरी दवाई जो ICMR कह रही है कि साहब वो लाएंगे, वो रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर के बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ मैं। 3 ट्रायल्स छप चुके हैं, बड़े बड़े ट्रायल्स हैं। एक तो चीनियों ने छापा था, चाइनीज़ रिसर्चर्स ने छापा था, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में छपा था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि साहब
हमने रैंडमाइज ट्रायल करी है, रेमडेसिविर कामयाब नहीं है, इसने कुछ फ़र्क नहीं किया, कुछ दिखाया नहीं, कोई एफिकेसी नहीं थी इसकी। फिर दूसरी स्टडी आई, ये अमेरिकन की आई थी, कंपनी की आई थी, पहली भी कंपनी स्पॉन्सर थी, गिलियाड एक कंपनी जो बना रही है। तो दूसरी स्टडी में दिखाया गया था कि साहब आप 10 दिन के बजाय सिर्फ 5 दिन भी देंगे तो असर वही रहेगा। अगर आप 5 दिन ये दवाई देंगे, हर रोज़ इंजेक्शन देंगे, 200 मिलीग्राम से आप शुरू करेंगे और फिर 100 मिलीग्राम देंगे इंजेक्शन हर रोज़, तो जो इम्प्रूवमेंट होगा, जो 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 अच्छा होगा, तो वो 5 दिन में ही हो जाएगा, आपको 10 दिन का इलाज करना ही नहीं है। तो ये भी अच्छी बात थी, ये भी एक छोटी स्टडी थी। फिर एक बड़ी स्टडी आई जिसमें 1100 मरीज थे। इस स्टडी में ताकत है, ये डबल ब्लाइंड रैंडमाइज थी और ये भी गिलियाड ने ही सुपरवाइज करी थी, इंटरनेशनल स्टडी थी, सारे मुल्कों से मरीज इकट्ठे हुए थे। और इसमें यह दिखाया गया था कि रेमडेसिविर जो है वो सिम्टम्स को जल्दी ठीक करती है और वायरस को शरीर से बाहर जल्दी निकालती है। जिनको रेमडेसिविर नहीं दिया गया था उनके शरीर में से वायरस 15-16 दिन में गया, और जिनको दिया गया था उनके शरीर में से वायरस 11 दिन में ही निकल गया। और मौतें भी 12% से गिर के 7% हुई। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये सिग्निफिकेंट नहीं था स्टेटिस्टिकली, मगर फिर भी 12% से मौतें कम हुई 7%। तो एक हमको एक इशारा मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि रेमडेसिविर भी कामयाब हो सकती है। तो अब हमारे पास अब 3 दवाइयाँ आ गई हैं। अगर मुझे कोई मरीज मिलेगा तो मैं सबसे पहले इंटरफेरॉन ट्राई करूँगा या रेमडेसिविर ट्राई करूँगा। अगर इंटरफेरॉन नहीं काम करता और मरीज 7 दिन के बाहर चला जाता, 10वें 11वें दिन तक वो मतलब परेशान है, तड़पता है, फिर मैं एकदम से TCZ पे जाऊँगा, क्योंकि इसका डेटा मेरे पास है और काफ़ी मजबूत है। तो हमने 3 दवाइयों की बात कर दी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं उसको मतलब एक साधारण या सिंपल तरीके से समझाऊंगा। वो हुआ आई इंटरफेरॉन के लिए और टी टोसिलिजुमाब के लिए। आई इनकम टैक्स बोलिएगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलिएगा, इससे आप समझ जाएंगे। और आर तो हुआ रेमडेसिविर के लिए, तो आप TIR कह दें, टायर कह दीजिएगा। तो ये 3 दवाइयाँ हमें याद करना थोड़ा सा पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ये तीनों दवाइयाँ हमारे पास होनी चाहिए। अक्रॉस द काउंटर तो नहीं कहूँगा, मगर अस्पतालों में ज़रूर ये दवाइयाँ मिलनी चाहिए हमको। और अब मैं इसके आगे क्या बात करूँ, और कोई बात मोटी बात मैं करूँगा नहीं, बस यही बताऊँगा आपको कि आप मायूस मत होइएगा, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, इतना मत डरिएगा, हिम्मत हो, घर से बाहर जाइएगा। बाहर हवा भी है, सूरज भी है, रोशनी भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है। ये सब चीज़ें जो हैं वायरस को तोड़ती हैं। घर के अंदर तो हो सकता है कि वायरस उभर सकता है, हो सकता है कि कोई मेंबर, घर का फैमिली का मेंबर कोई बाहर जाए, वहाँ से पकड़े घर पे ले आए, घर पे दे सकता है। तो जब भी मौका मिले कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अपना कामकाज आप दोबारा पकड़ें, अपनी रोज़गारी दोबारा लें, दोबारा पकड़ें, अपना कारोबार दोबारा चलाएं, अपने ऑफिस में दोबारा जाना आप शुरू करें। नहीं तो घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं बार बार कहता आया हूँ कि फिज़िकल होगा और मानसिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं बंद करता हूँ। तो आज मैंने 3-4 बातें बताई हैं आपको कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं। हमको बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला, वो जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से मिला, वो एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि 60% लोगों को एंटीबॉडीज़ बनी। हमें ये भी पता चल गया है कि बच्चों में और जिन लोगों की उम्र कम होती है उनमें एंटीबॉडीज़ म्यूकस में भी हो सकती है, नाक और गले में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि खून में हो। हमें ये भी पता चला कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ हद तक कामयाब हैं, जो कुछ हद तक इस बीमारी को तोड़ सकती हैं। तो इसके बाद मैं अब बंद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप जो है वो जो जिसको कहते हैं बेल आइकॉन, उसको दबाएं ताकि मुझे भी हौसला मिले, मुझे भी थोड़ा क्या कहते हैं इंस्पिरेशन मिले कि मैं और आपके साथ ये बातें करता रहूँ। थैंक यू, नमस्कार।